बीच में रोक रहा है, रुकावट है। तो आप याद रखने का कि ये जो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी हम इसलिए सीख रहे हैं कि हमको किसी को भविष्यवाणी या किसी के बारे में बता, हमको ये कहना कि न्यूमरोलॉजी या नंबर्स इज इट कनेक्टेड टू एनीथिंग। कनेक्टेड टू एनीथिंग का मतलब कनेक्टेड टू मेरी वेलबींग नहीं, कनेक्टेड टू मिजाज, यानी कोई चीज को बार बार दोहराने से, कोई चीज पर्टिकुलर बार दोहराने से फायदा मिलता है क्या? क्योंकि आप जानते होंगे कि इमाम गज्जाली के बाद में, मैं हमेशा कहता कि इमाम गज्जाली एक मुजद्दिद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में इतनी ज़हीन और इतनी इतने बड़े फिलोसोफर और इतनी बड़ी साइंटिस्ट और इतनी बड़ी मुफक्किर और मुफस्सिर, ऐसे कोई उनके आगे कोई रह ही नहीं सकता। इमाम गज्जाली के बाद में 10वीं हिजरी के तकरीबन, उसके बाद में दुनिया में कोई भी फिलोसोफर नहीं आए। उसकी वजह क्या थे मालूम? उसकी वजह, मेन वजह, इमाम गज्जाली ने फिलोसफी में रह के फिलोसफी को तोड़ डाले, और यहां तक कि इब्न सीना, इब्न रुश्द जैसे लोग को काफिर तक करार दिए गए। मतलब उनको, मतलब ये जो इब्न सीना, इब्न रुश्द, इब्न बैत, इन लोग ने फिलोसफिकल अंदाज से इस्लाम को समझाने की, यानी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश की। इमाम गज्जाली का कहना यह था कि इस्लाम फिलोसफी के आधार पर नहीं, उसको फिलोसफी की ज्यादा, इसीलिए फिलोसफी में इन कोहेरेंस ऑफ कोहेरेंस बोल के किताब है इमाम गज्जाली की, उसमें बाकायदा उनकी फिलोसफी उठा के उनकी फिलोसफी को तोड़ डाले। तो किसी की बात में किसी की हिम्मत नहीं है कि उस चीज को नुक्ते छीन या उस चीज को खाली क्रिटिसाइज करने की हिम्मत नहीं है। उसकी वजह की उतनी अकल वाले, उतनी इल्म वाले बाद में कोई आया ही नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग अगर सपोज एक चीज कोशिश भी करें, यानी कि 33 बार सुबह अल्लाह क्यों पढ़े, 40 क्यों नहीं हो सकते, बहुत देर तक पढ़े, मैं जितना फ्री में बैठा शाम तक, उसका एक अलग नजरिया है। लेकिन परफेक्टली ये क्यों बताया गया, उसके पीछे एक वाइब्रेशन है, उसके पीछे एक असर है। तो जितने भी इस्लाम के बहुत सारे रोजा हो या कोई देने की मामला हो, हर चीज में एक पर्टिकुलर मिकदार है, क्योंकि मिकदार से ही दुनिया चलता है। मिकदार इधर इधर हो गया तो चीज ही बदल जाती है। ये तो हम जो केमिस्ट्री पढ़ते तो हमको समझ में आता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक जो वेट सब उसके नंबर के आधार को छोड़ो। सो ये था कि नंबर्स, तो उस हिसाब से न्यूमरोलॉजी, जैसे मॉडर्न के अंदर न्यूमरोलॉजी कैसे मानते हैं, मॉडर्न न्यूमरोलॉजी क्या है? मॉडर्न न्यूमरोलॉजी के आधार पर नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर्स है। माने कि ABCDEFGHI, फिर JKLM, वैसे पूरे अल्फाबेट को नंबर दिया गया। उन लोग में क्या बताते, नंबर 1 किसी का आता है पूरा जोड़ने के बाद, दो दो डिजिट आ गए तो उसको काट के, वो एक तरीका है, मैं उसमें डीप में नहीं जाना चाह रहा। फिर आप बोलेंगे वो न्यूमरोलॉजी के आजकल तुमको यूट्यूब में हर जगह पे मिलेंगे। अगर आपकी 10 आ रहे तो आपका नंबर 1 है। अगर आपका मिलाने के लिए 88 आ रहा है, 88 मतलब 16, 16 को ऐड करो तो 7 आएंगे। मतलब एक नंबर में उसको कन्वर्ट करते जाओ तो आपको एक चीज मिले। जब आप न्यूमरोलॉजी में उतरेंगे तो आप कितनी कितनी बहुत सारी चीज आपको समझ में आएंगे कि दुनिया कितने अजीब से बना है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अब आप पूरी सर्कल को उठा के देखो, सर्कल कितने एंगल का है, वो 360 डिग्री एंगल, कितना 360 डिग्री एंगल। वो 360 एंगल को, 360 को जोड़ के देखो, 0 नहीं तो 6 और 3 9, और वो 360 को आधा करके देखो तो भी आपको 9 मिलेंगे। उसका आधा करके देखो फिर 9, आप इन्फिनिटी करते जाओ, आपको सर्कल की पूरी आदात यानी कि उसकी गिनती न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 मिलेंगे। तो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक वाहिद, एक का बोलते हैं कि बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी रखता है, बहुत कमांडिंग पावर रखता है, इसे लोग, ये बहुत सारे इसकी क्वालिटी, 2 का एक अलग क्वालिटी, 3 का एक अलग क्वालिटी, 4 का एक अलग, ऐसा मैन क्वालिटी बता के बायहार्ट करके रखी।
तो वो हिसाब से न्यूमरोलॉजी में आपको यूट्यूब में खोल के देखो, आपको न्यूमरोलॉजी में मिले। लेकिन हम हमारा डिस्कशन वो नहीं, हमारा डिस्कशन ये है कि 1 में सफरावियत का गलबा है क्या, 3 में सफरा का गलबा है क्या, 5 में सफरा क्या, या 2 में, यानी कि ये 9 नंबर्स में वाइब्रेशन क्या है, एक और एक मिलाने से क्या हो सकते हैं, 2 और 2 मिलाने में क्या हो सकते हैं, 2 और 3 मिलने से क्या हो सकते हैं, ये चीज हमको इसके ऊपर हमको डिस्कस करना है, इसके ऊपर हमको रिसर्च करना है, इसके ऊपर हमारे थॉट लेके जाना। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली हमारी हकीम का एक हमेशा कंसेप्ट रहना चाहिए, मेरी फंडामेंटल एस्पेक्ट न्यूमरोलॉजी नहीं, मेरी फंडामेंटल एस्पेक्ट कैफियत है, मेरी फंडामेंटल एस्पेक्ट कैफियत है, और वो कैफियत में मैं इस नंबर्स को कैसे जोड़ सकता है। अगर कोई टेस्ट के बारे में बात कर रहा है, या कोई स्मेल के बारे में बात कर रहा है, कोई आवाज के बारे में बात कर रहा है, कोई बीमारी के बात कर रहा है, कोई बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बीमारी के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो वो बीमारी के हिसाब से क्या होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट इसके बीच में भी आने लगे। तो हमेशा हमारा एक टारगेट ये होना चाहिए, दुनिया की कोई भी डिस्कस करे, हम हमारी फंडामेंटल कैफियत में वाइब्रेशन उसको कैसे लेके, ये हमेशा आप जब कोशिश करेंगे तो हर चीज में आपको एक एक यूनिफॉर्मिटी, एक एक वहदतुल वजूद जिसको कहते हैं, एक वननेस, हर जगह अपने को एक चीज की तरफ पूरी दुनिया कॉन्सेंट्रेट होने की एक 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 साइंस आपको दिखे, ये हम डिस्कस करना चाहिए। अब वो फल्कियात का भी मसला वही है। फल्कियात के बारे में मैंने बताया कि फल्कियात इल्मुल नुजूम, आप इल्मुल नुजूम जब पढ़ते तो आज की जो इस्लामिस्ट जिसको कहते हैं वो फल्कियात को बोलते हैं, ये सब हमारा फिलोसफी नहीं, ये हिंदू लोग का या एस्ट्रोलॉजी सब हमारा, हमारे कोई चीज नहीं। अरे कुरान में सबसे ज्यादा बस शम्सी वल कमर का जिक्र है, उसकी मनाजिल की जिक्र है, एक किताब में इतनी वाजी तौर पे उसकी एक एक मनाजिल के बारे में बताया गया है। अगर चांद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ रोजा रखने के लिए या आपको ईद मनाने के लिए चांद काफी है, या शेर शायरी करने के लिए शायर को एक 14वीं का चांद चाहिए, उससे ज्यादा हमको चांद की क्या जरूरत है। क्योंकि फल्कियात में जो भी चेंजेस आते हैं वो इंसान में या जमीन की हर चीज के ऊपर असर अंदाते, उसकी सबसे बड़ी मायना है कि मैंने बताया कि ये ग्रहण के टाइम के नमाज होते हैं, नमाज की जरूरत क्या, फिर वो टाइम पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत, वो आपके ऊपर असर करता है वो। तो पुराने जमाने में जो लिख के रखे, जो जिस आदमी को फल्कियात की अगर इल्म नहीं, तो वो हकीम नहीं है। एक हकीम को फल्कियात का इल्म नुजुम का भी माहिर होना चाहिए, उसके अंदर महारत हासिल होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे जाने अनजाने में हम लोग कुछ लोग करते कि अगर किसी से डेट पूछ के देखो तो फौरन बोलेंगे आज 27 का 27, अगर किसी को आज चांद रात की पूछ के देखो, चांद की डेट किसी को भी नहीं मालूम, कुछ लोग बोलते हैं कि चांद की डेट आज की। अब तुम उठा के देखो, इस्लाम की कोई भी दीनी मसला हो या कोई भी मसला, सब ज्यादातर डेट्स चांद से कनेक्टेड है, चांद से कनेक्टेड है। चांद को कैफियत के एतबार से बलगमी माना गया, यानी कि सुकून, ठंडक, और सूरज को अतिश, सन, यानी कि वो सफरा है, पश्चिम सिवल कमर, सफरा और बलगम यानी कि आग और पानी की बात है। अब आप देखते होंगे कि ज्वार बट्टा जो आता है, ज्वार बट्टा टाइड, पर्टिकुलर पोजिशन में चांद आ जाता है, जमीन की पानी, जमीन में, जमीन के ऊपर का पानी 1-1 मीटर तक ऊपर आ जाता है। जैसे आप देखते होंगे बॉम्बे वाले हाजी अली में जाके देखो, हाजी अली की पूरी रास्ता डूब जाते हैं टाइड के टाइम। क्यों आ रहे हो, उसकी साइंटिफिक जवाब क्या है, जब वो चांद और जमीन और सूरज की जो पोजिशन एक पर्टिकुलर लाइन पे आते तब यहाँ ज्वार भट्टा होता है। जमीन में सबसे ज्यादा 2/3 वाटर है, और चांद डायरेक्ट कनेक्टेड टू वाटर, क्योंकि चांद क्या है, बलगमी है, पानी है, और वो पानी से कनेक्टेड है। अब हमारी बॉडी के अंदर एज पर साइंस जमीन के जैसे
2/3 वाटर है, हमारे बॉडी में भी 2/3 वाटर है। तो सबसे ज्यादा मुतासिर होता है हमारे सूरज से चांद से। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे लूनाटिक चेंजेस इंसान की बॉडी में होते हैं, हमको नहीं मालूम। 14 डेज के सर्कल में चेंजेस आते हैं। जैसे अभी औरतों पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो मोन्स्ट्रुअल साइकिल है, लूनाटिक चेंजेस। बहुत सारे मतलब शाइजोफ्रेनिया, मैनिया की बीमारी, कभी उरूज में आता है अमावासी के टाइम पे, कभी अस्थमा बढ़ता है 14th डे, क्योंकि बलगम की कसरत होता है 14वीं के टाइम पे। यहाँ तक कि हमारे दवा में भी हमने वो इस्तेमाल किया गया फल्कियात को। हमारे यूनानी में फल्कियात के थ्रू दवा बनी है, किसी को मालूम है क्या? फल्कियात से एक दवा बनी है यूनानी में। अगर कोई फौरन अगर जवाब देंगे, मेरे तरफ से गिफ्ट यहाँ से पार्सल भेज दूंगा मैं। फल्कियात के नजरिए से कोई दवा बनी है क्या? नो, दवा की बात कर रहा रैयान। हिबा, वो तो है, मैं बताऊंगा, वो इजामा भाई वही से रिलेटेड है वो। गुलकंद। हाँ हिबा, कौन बोला? गुलकंद आफ्ताबी। निजामुद्दीन डॉक्टर। सर, हाँ, वो गुलकंद जो बताया आफ्ताबी उनके नाम, मेहताबी। और वो नाम और एड्रेस जो पहले बताया, उनको मेरे तरफ से गिफ्ट यहाँ से भेज दूंगा। डॉक्टर अदामुद्दीन है अब्दुल्ला। सर, अदामुद्दीन। यस, डॉक्टर गुलकंद अब्दुल्ला, आफ्ताबी और नासिक। गुलकंद मेहताबी से क्या माना है? गुलकंद आफ्ताबी में गर्मी की ज्यादती होता है, गुलकंद आफ्ताबी कल्ब के लिए इस्तेमाल करता है और जिगर के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुलकंद आफ्ताबी जैसे बलगमी में या ठंडे मिजाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबको भेजेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जो जो जवाब दिया एड्रेस दे देना। ओके ओके। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम थे सर। हाँ, आपको ही मिलेंगे, आप फर्स्ट 3 वाले को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये जो वाक्य है, जैसे कि एक दौर में, जैसे कहते हैं कि हर नबियों को हर नबियों को कुछ हिकमत में, कुछ इल्म में अल्लाह ताला ने बहुत ही इतनी महारत दिए थे कि कोई इंतहा नहीं। जैसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात को कब्जा करके दिए थे, और दाऊद अलैहिस्सलाम को मेटलर्जी, दुनिया के तमाम मेटल को पिघलाते थे। और कुछ लोग को इल्म नुजूम में कहते कि जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर के ताल्लुक से। और यहाँ एक इसके अंदर, किसके अंदर, मेटलर्जी के अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में बहुत सारे, तो बहुत जगह पे, एक एक जगह पे हर चीज के, हर एक रसूल को अपने अपने दौर के हिसाब से एक एक इल्म में, एक एक हिकमत में महारत दिए थे, यानी एकदम एक्सट्रीम दिए थे। तो इल्म नुजूम की एक बताते कि कहा महा एक वाकया बताते कि एक जमाने में दुनिया में इल्म नुजूम इतना एक फैशन था, जैसे आजकल हम लोग जो आईटी इस्तेमाल करते, बच्चे बच्चे जानते थे इल्म नुजूम। उसके वाकये बता के कि एक बार समुद्र के किनारे 2 बच्चे खेल रहे थे। वहां जिब्रील उतरे। जिब्रील ने पूछा कि सुना है कि तुम लोग बहुत ही महारत हासिल, यानी कि इल्म नुजूम में फल्कियत। इस वक्त दुनिया में जमीन पे जिब्रील उतरा है, आप लोग बता सकते हैं कि वो कहाँ उतरा है? तो बच्चे खेल रहा था, लोग ने खेलना बंद कर दिया। बाद में उन लोग जमीन पे बैठ के एक पत्थर से कुछ लकीरें खींचे। तो बच्चे बोल रहा था ये अलाउद्दीन है, ये अजमल है, करके बोला कि आप जिब्रील है, बोला। उसकी वजाहत बाद में की है, लेकिन मैं एक बता रहा कि एक दौर ऐसा भी था। तो फल्कियात के इल्म हासिल होना इसीलिए जरूरी है कि कभी कभी मैं पेशेंट से, मुझे भी इतना अवेयर नहीं रहता कि चंद हमने दवा दिया पेशेंट को, फलाने फलाने दवा दिया, देने के बाद में ये बढ़ गया बीमारी। आपको नहीं मालूम था कि दवा परफेक्ट था, डायग्नोसिस भी परफेक्ट था, आपको नहीं मालूम
जब वक्त में आया तो उसके अंदर 14वीं का या अमावस्या की दिन कल स्टार्ट होना। अगर आपको बोल अगर मालूम होता तो आप ये बोल सकते कि बाबा दवा ले लो, लेकिन 2 दिन आपको बढ़ेगा, कल और परसों, तीसरे दिन आपका अच्छे में। ये तो वापस फिर तुमको पेशेंट दूसरे दिन वापस आए, डॉक्टर साहब आपने बोला वैसे हुआ है, 2 दिन इतना शदीद बढ़, लेकिन आपने मुझे इन्फॉर्म किया। आपने ये हमने ये बताने की जरूरत नहीं, चल कल चांद निकलेंगे, आपके ऊपर असर करेंगे, फल्कियात के असर है, हमारे यूनानी, ये सब बोलने की जरूरत नहीं। तो आपको बस समझने के लिए उनकी तकवा, उनकी कॉन्शियसनेस उस लेवल में नहीं रहेंगी, जो आप उनको बताएंगे तो आपको छोड़ के चले भी जाएंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं, बोलने का आज के डेट के हिसाब से आपको बढ़ेगा, या आपके डेट के हिसाब से। तो कभी कभी क्या होता है कि पुराने जमाने में जो वाइद लोग थे, वाइद लोग क्या करते थे, नाड़ी पकड़ते थे, जैसे कि बिस्तर में पड़ा है, सकरात की हालत में भी, आज या कल जाने वाले बिस्तर पे, तो आके हकीम लोग या वाइद लोग बोलते कि कुछ बोल के चले जाते थे कि बाद में मतलब अच्छा आपने जो बताया हकीम साहब वही हिसाब से 2 दिन के अंदर उनका इंतकाल हो। जबकि इंतकाल का वक्त किसी को नहीं मालूम, इसराइल कब आएंगे किसी को नहीं मालूम। यहाँ तक कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी एक वाक्य है, वो किसी को भी नहीं मालूम मौत कब आता है। लेकिन एक हिकमत तुम इस्तेमाल कर सकते। हिकमत कैसे मालूम, मैंने बहुत बार उसको इस्तेमाल किया तो वो सही निकला। एक बार एक पेशेंट, वो पेशेंट बेसिकली मुझे बाद में मालूम पड़ा, मेरी 2-3 साल सीनियर थे मेरे गांव के, मेरे दोस्तों में से था वो जी। मैं बचपन में नहीं, अभी भी मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ मैं, और शिकार को अभी भी मछली पकड़ने को जाता था, अभी टाइम नहीं है मेरे साथ, हमेशा मछली पकड़ने को आता था रात में हम लोग। तो वो लीवर कैंसर हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तभी जब वो एडमिट था, एक्सट्रीम स्टेज में था, तो पब्लिक आ रहा है देख रहे। तो मैं शाम में गया तो मैं सब लोग बोलते तुम भी जरा देखो, मैंने बोला, मैं देख के मैं आने के बाद उसको एक दोस्त को या खास रिलेटिव को बोला, यार थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी, कल के बाद में कुछ भी हो सकता है। कल एक कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब वो सफरावी मर्ज है, संडे के बाद में मंडे शुरू हो जाते मिजाज के एतबार से, या तो अच्छा होगा या तो जैसे मैं निकले तो दूसरे दिन उसका इंतकाल हो गया, मतलब संडे के दिन शाम में कुछ वो बात कुछ लोगों में डिस्कस हुआ। मतलब अजमल ने कल आके बता के, मैंने कभी ऐसा बताया नहीं कल उसके, मतलब मैंने इनका बताया कल वेरी क्रूशियल है, कल का दिन मरीज के लिए। ये चीज पुराने जमाने में नब्स पकड़ के नहीं बोलता था, नब्स से थोड़ी क्रूशियल समझ में आता। नब्स से ये समझ सकते कि पेशेंट की मिजाज क्या है, मर्ज की मिजाज क्या है, और साथ में फल्कियात के हिसाब से ये जो चांद है या चांद की पोजीशन क्या है। अगर समझो बलगमी अमराज के प्रॉब्लम है, तो अगर या कोई दिमाग में कोई इश्यू है या कोई अटैक है या कोई मसला है, तो रुतूबत बढ़ने के अगर चांसेस है चांद की वजह से, तो उसको बीमारी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट, या तो बीमारी बढ़ सकते है या उसको फायदा मिलने वाला, इतना तो हम बोल सकते हैं। लेकिन तुम्हारी डायग्नोसिस या हमारी डायग्नोसिस परफेक्ट न होने वजह से काम करो, उसको मिड में पकड़ के चलो, यानी कि कुछ भी हो सकता है, नहीं क्या मतलब, इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती, तो इधर भी हो गए तो हमने बताया, इधर भी हो गए तो हमने बताया, बोल सकते हैं। तो फल्कियात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मजा आता है इसके क्योंकि उसमें जैसे अभी अपने हिजामा का डेट है 14, 15, 16, अगर फल्कियात का नजूम का ये नहीं है तो उसकी कोई अहमियत, क्योंकि जब वो 14, 15 पे होता है तो बाकायदा बॉडी के अंदर एक टाइड, एक जवार बट्टा के जैसे पूरी बॉडी की तमाम पॉइजनस सब्सटेंस बैरूनी सतह में आ जाते हैं, वो केमिकली साइंटिफिकली प्रूव्ड है वो, तब हिजामा करके फायदा है। हम लोग क्या करते, निकालते रहते खून, चूसते रहते 100, 150 कप लगा के। तो यहाँ वहां भी 14, 15, 16 जो भी डेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां भी एक चीज की इम्पोर्टेंट है। जैसे कुछ लोग रोजा रखता है, मंडे को रोजा रखते, जुमरात को रोजा रखते। अब कुछ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं, अल्लाह ताला ने हर डे अच्छा बनाया, तो पर्टिकुलर डे क्यों रोजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखे, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखे, जैसे इमाम गजाली के हिसाब से उसमें ज्यादा
सोचना, थोड़ा बहस मत करो। मंडे रख के हम भी मंडे रखेंगे, क्यों मंडे रख के हम ट्यूसडे क्यों नहीं रखेंगे, उसके पीछे फिलोसफी मत ढूंढो। बोले कौन? इमाम गजाली नहीं। लेकिन हम थोड़ा सोचेंगे ना, इसमें क्या प्रॉब्लम? इससे हमारे ईमान और इतना कमजोर नहीं कि वो ईमान कमजोर वालों के लिए ये सब फिलोसफी सूट नहीं, क्योंकि वो भटक जाएगी जिसका ईमान कमजोर है। अब मंडे क्यों? मंडे का मिजाज मून डे एक्चुअली, मंडे मून डे, यानी कि बलगमी एक ठंडक के दिन है मंडे। मंडे के दिन, मंडे को रोजा रखने से बॉडी गर्म हो जाती है। खाना खाने से बॉडी के अंदर रुतूबत और सुकून और बरूदत बढ़ता है। अब मंडे के दिन रोजा रखना बहुत सारी बीमारियों को रोकने के लिए भी अच्छा है, आपकी गोते मनात को बढ़ाने के लिए। थर्सडे के दिन भी ऐसे ही। तो पर्टिकुलर डे का भी एक मिजाज है। संडे, एक्सट्रीम संडे खत्म हो गया, वो जमाने में नाम आया इसलिए सन डे, एकदम एक्सट्रीम सफरा भी है संडे, गर्मी के टाइम। तो ये सब चीज, हमारा मकसद ये नहीं कि हम कोई चीज को मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, हम हर चीज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हर चीज को हम एक चार के तरफ लेके आने की कोशिश, ताकि हम बात करने के टाइम पे हमको अच्छा ठीक लगे। अब वो वास्तु वाले कहते हैं कि आप कोई चीज का इनोग्रेशन करना है तो मंडे के दिन करो, तो करते ना क्या, ट्यूसडे मत करो, ट्यूसडे अच्छा दिन नहीं, और मंडे के दिन करो। कुछ लोग मेरे से पूछा मंडे से यूनानी से क्या था, तो अभी हमारे पास कुछ जवाब नहीं। हमारे पास एक लॉजिक और एक मंदिकी और फलसफे हिसाब से हम बोल सकते हैं मंडे बोले तो रुतूबी है। रुतूबत हमेशा तसलसल देता है, इतिसाल देता है। और रुतूबत को अपोजिट क्या, खुश्की, तोड़ता है वो, तो बिखरता है। अभी हमको तो तसलसल चाहिए, हमारा क्लिनिक मुसलसल चलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मंडे के दिन क्लिनिक ओपन करेंगे ताकि वो क्लिनिक हमेशा रहे। हमारे दुकान मंडे के, तो कुछ लोग ज्यादातर इनोग्रेशन मंडे रखता है, उसके पीछे एक मेरी थॉट हो सकता है, ये दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मेरी हिकमत से ही सोचेंगे ना। मैंने जो हिकमत पढ़ के रखी है, रुतुबत बरूदत ये सब और हरारत, इसी से तो मैं हर चीज सोचता है। अगर दुकान नहीं भी चल रहा तो मैं सोचता है यार तुम्हारी दुकान में कुछ की गलबा है, या तो तुम सही बात नहीं करते, या तुम्हारी रवैया सही नहीं, तुम्हारी एटीट्यूड सही नहीं, ये हो सकते हैं। या मैं ये सोचते रुतुबत की कमी ब्रेन में, तुम सोचता नहीं, तुम्हारी ब्रेन काम करता नहीं, तुम्हारी, ये मैं वैसी हिसाब से सोचेंगे ना। मैं बिजनेस बढ़े या कोई बिजनेस में माहिर हो गया, बिजनेस के अंदर टूट, ये सब चीज हम हमारी कैफियत के थ्रू, उसकी क्या फिलोसफी हो सकती है, ये हम मजबूर है। मजबूर का मतलब ये होना भी चाहिए। बाकी हमारे कोई दुनिया के हिसाब से लेबलिंग है, दुनिया के हिसाब से कोई भी नेम बोर्ड रखा हो, हमसे हमको कुछ लेना देना नहीं। जैसे कहीं भी लिख के रखे कि ये लखनऊ की एक नेम प्लेट रखा है इधर, ऐसे लखनऊ एरो मार्क में लिख के रखी, तो दुनिया वही एरो मार्क को, नेम बोर्ड को लखनऊ समझता है, हम लखनऊ को ही लखनऊ समझता है। मैं पूरी एक मैप लेके घूम रहा है बॉम्बे का, जेब में डाल के, मेरी जेब में बॉम्बे बोल सकते किस हिसाब से, पूरी जेब में मेरे बॉम्बे, लेकिन बॉम्बे किधर है, मेरी जेब किधर है, कैसे जेब में थोड़ी बॉम्बे आ जाएंगे, लेकिन बॉम्बे की रिप्रेजेंटेशन मेरे जेब में, लेकिन वो बॉम्बे नहीं है। जैसे हम लोग, जैसे कोई बीमारी के लिए एक नक्शा लेके घूमते हैं ना, डॉक्टर साहब ये नक्शा देख के जरा इलाज बता रहे, नक्शा देख के इलाज कैसे बताओ, डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट देख के जरा इलाज बताओ। अरे यार, लखनऊ की नेम बोर्ड देख के लखनऊ के बारे में क्या बताओ, पहले लखनऊ तो दिखाओ मुझे, पहले लखनऊ के लोग कैसे रहते हैं, लखनऊ की सरजमीन की आबो हवा कैसे रहते, तभी हम तुम लखनऊ की डिस्कस करेंगे ना। ऐसा नहीं कि लखनऊ की नेम बोर्ड देख के क्या लखनऊ को सही कैसे करें, या लखनऊ को क्या करेंगे, ये थोड़ी बोल सकते। तो वैसे हमारे कोई भी बीमारी की नेम बोर्ड में मत जाओ। नेमिंग इज नॉट फॉर अस। नेम आज की दिमाग वालों के लिए, दिमाग के अलावा एक चीज होते है कैफियत वाले। कैफियत वाले उसकी कैफियत जानने की कोशिश करते, लखनऊ की क्या कैफियत थी। लखनऊ की नेम बोर्ड, बॉम्बे की नेम बोर्ड, अजमल की नेम बोर्ड से नहीं कुछ नहीं होता। अजमल क्या चीज है, अजमल से जानने की कोशिश करो, समझा। तो नेम बोर्ड में मत जाओ। तो यहाँ भी याद रखो, फल्कियात के अंदर भी, फल्कियात की नेम बोर्ड में मत जाओ।
उससे हमारी फिलोसफी क्या कह रहे, उस फिलोसफी से हमारी क्या संबंध, उससे रिलेटेड बातें करो। तो उस जमाने से उसके संबंध से क्या कोई कि कुंडली जो बनाए थे, जो एस्ट्रोलॉजी के एक दौर थे, उस दौर में एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, याद रखना, एस्ट्रोलॉजी पे ईमान रखना गलत नहीं, शिर्क कहीं नहीं आना चाहिए। एक चीज है शिर्क, किसी को अल्लाह की मकाम किसी को देना, दैट इज शिर्क है। एक अंगूठी पहनने से अंगूठी मुझे सब कुछ करे, मेरी किस्मत अंगूठी बदलेगी, ये नहीं होना चाहिए। क्या ये आना नहीं चाहिए। तो शिर्क एक अलग चीज में माफ नहीं। अब वो जो हिंदू लोग शादी करने के अंदर कुंडली निकालते, व्हाट डू यू मीन बाय कुंडली, यानी फल्कियात के हिसाब से जिस मौसम में जिस दौर में आपने जो पैदा हुआ, उस दौर के हिसाब से आपके अंदर एक मिजाज है, यानी कि जिसमें आपके नुत्फा ठहरा, वो नुत्फा किस मौसम में ठहरा है उस हिसाब से, या आपकी वो हिसाब से उस डेट में, तो आप 9 मंथ + 7 डेज में आपका मतलब बर्थ होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें या इस एंड पे उसकी डेट के हिसाब से आपके मिजाज पर डिपेंड। तो अगर समझो मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, अगर मैं सफरावी हूँ, अगर मेरे बीवी भी अगर सफरावी है, तो एक इनकॉम्पिटेंट कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस ज्यादा है। कॉन्फ्लिक्ट का तो दोनों में खुशकी है, दोनों में खुशकी, एक रगड़न, एक स्पार्किंग, एक हमेशा एक एक तमद्दुद, यानी कि एक समझो हमेशा एक तनाव रहता है इसके, एक के अंदर रुतूबत, एक के अंदर खुशकी है। तो हम ये बोल सकते इसके अंदर एक रगड़ नहीं होता, एक तशद्दुद नहीं होता, एक कॉम्बिनेशन चलेगा। ये कंसेप्ट को उन लोगों ने इलेबरेट करके बताया कि अगर शादी करेंगे ये डाइवर्स हो जाएंगे, जब देखो झगड़ा रहेंगे, आपस में तालमेल नहीं रहेंगे, तो ये सूटेबल नहीं है, कह के उन लोग उस चीज को कर देते। जब हम शादी करते, बीवी औरत भी, हस्बैंड भी सफरा है, बीवी भी सफरा है, दोनों जब देखो झगड़ा उगड़ा, कभी तलाक हो जाते, कभी नहीं होते, मारपीट होते रहते। बाद में अपने आप को अडाप्ट करते करते कुछ लोग अपने आप को अडाप्ट कर लेते, कुछ लोग उम्र के हिसाब से अडॉप्ट हो जाते। जैसे बोलते हैं बहुत बड़ा शेर था शादी से पहले, शादी के बाद में एकदम चूहा बन गया, अपने बीवी का सुनता है, हैंडपेक्ड हस्बैंड हो गए बोलते, उससे बड़ा सफरा हो गया होगा बीवी। तो बीवी के सामने आगे बढ़ने के लिए वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए सरेंडर हो रहा है। लेकिन दुनिया क्या समझते, ये अपने आप को सरेंडर किया बीवी के साथ, लेकिन ये कर सकते हैं, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं। जबरदस्त कुर्बानी है वो, पब्लिक उसको दूसरे अंदाज से देखते, कुर्बानी को कुर्बानी है एक्चुअली वो, मेरे हिसाब से ये एक वीकनेस नहीं है वो। कभी कभी हस्बैंड सफरा रहते, बीवी बलगम रहती, बहुत अच्छा चलता है घर, हस्बैंड चिल्लाते रहते, बोलते रहते, औरत सब रसीव करता है, क्योंकि बलगम हमेशा रसीव करते है, सफरा हमेशा देता है, ये लेता है, ये सब सिलसिला चालू रहता है। तो चारों मिजाज में भी एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो बोलते हैं कि ये सूटेबल नहीं। अब हमको ये देखना है कि कुंडली क्या चीज है, कि कितना परफेक्टली, क्यों हमको ये देखना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ये सफरावी है, दम्मी है। तो कभी हम लोग अगर समझे शादी करने वाले औरत से जरा डिस्कस करके दे, क्वेश्चनर बना के पूछ के, तो क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे खट्टी चीज पसंद है, याद रखो बीवी सफरा है, मुझे फलाना चीज पसंद है, मुझे मुझे ठंडक पसंद है तो समय गर्म है, मुझे गर्मी पसंद है तो ठंडा है। तो 2-3 पॉइंट से 2-3 सवाल से हम समझ सकते हैं कि सामने वाले की कैफियत वाइब्रेशन क्या है, तो वो वाइब्रेशन के हिसाब से शादी कर सकते हैं। ये तो हम चाह रहे, ये तो सब लोग चाह रहे। तो यहाँ भी उसकी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल फल्कियाती है, तो फल्कियात की माहिर मत बनो, फल्कियात की माहिर भी बनो, बहुत बेहतरीन चीज है कि आजकल जो आने वाले दौर में सब यही सब परफेक्ट होता है। तो मैं फल्कियात इसलिए सीखना है कि फल्कियात को हमारे तिब तिब में, यानी हमारे तबाबत में यूजफुल है, 100% यूजफुल है, बगैर फल्कियात पढ़े, क्योंकि मैं भी फल्कियात में जीरो हूँ। कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि चांद की डेट कम से कम रखना चाहिए,
और एक रिसर्च भी करो, बलगमी पेशेंट आएंगे तो 14 दिन के अंदर 3 बार उसको बुलाओ और उसकी सिम्टम्स देखो और उसकी डेट के हिसाब से कुछ फर्क पड़ रहा है कि या सफरावी डिजीज के हिसाब से उसको देखो, इजीली आपको समझ में आएंगे, समझा। तो वो उसके हिसाब से ये फल्कियात के हिसाब से, फल्कियात के अंदर इतना होना चाहिए कि फल्कियात की इल्म में महारत हासिल करना इसीलिए जरूरी है कि हर चीज वो फल्कियात के ऊपर असरअंदाज होता है। ऐसा वो 100 बिलो कहते हैं, जैसे कि एक प्रिंसिपल आता है कि आप लोग अगर वक्त मिला है तो पढ़ो, हर्मेटिक प्रिंसिपल बोल के एक प्रिंसिपल आता है, हर्मेटिक प्रिंसिपल। हर्मेटिक प्रिंसिपल का मतलब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम था हरमस, यानी कि दुनिया में दराज इदरीस से बनी है, सबसे ज्यादा इल्म हासिल करने वाली, दुनिया का सबसे बड़ा हकीम मानता था हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को, सबसे ज्यादा मालूमात, सबसे ज्यादा नॉलेज वाले। उनकी मौत के ताल्लुक से भी अभी भी कंफर्म नहीं, उसको एक रोशनी की सुतून में आसमान में उठाया गया, कहते कि उनकी ख्वाहिश था वो। तो वो इतना इल्म हासिल किया था, इतना इल्म हासिल किया था हरमस। तो उनकी एक प्रिंसिपल है हर्मेटिक प्रिंसिपल, कभी वक्त मिला तो यूट्यूब में पढ़ लेना, उसमें एक 7 प्रिंसिपल है। वो 7 प्रिंसिपल भी अपने को काम आएगी कोई बात करने में, क्योंकि उसमें अपने को मिजाज के एतबार से बहुत सारे चीज आप उनसे मिल सकते। अब वो कुछ लोग ये कह देते बाबा वो ये यहूदी लोग का ये था वो था, उसमें साइंस ढूंढो और उसके अंदर हमारी मिजाज से कॉर्डिनेट करने की कोशिश करो, क्योंकि हर चीज को ओपनली सोचो, तशद्दुदी दिमाग मत रखो, ओपन माइंडेड रखो। इल्म सीखने के लिए ओपन माइंड होना जरूरी है, नहीं कि इल्म माइंड। दुनिया की हर अच्छी चीज का इल्म अच्छा ही होता है, हर अच्छी चीज के इल्म अच्छे ही होते हैं। तो इल्म हासिल करो, वो अच्छा ही होता है, वो इंसान की नस्ल के लिए या हमारी खास तौर से अगर एक हकीम के पास वो इल्म आ गया तो कहीं ना कहीं वो अमल में लाएगा, वो दूसरे के ऐसे नहीं। दूसरे के उस्ताद को या मौलाना को इल्म आ गया तो खाली तकरीर सुनाते रहते हो, हम उसको अपनी दाती तजुर्बे में या इल्म में, इल्म की कसौटी में उसको उतार सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इससे हम थोड़ा बहुत, मैं समझता थोड़ा बहुत मिजाज की बहुत सारे टॉपिक है, दुनिया की हर चीज को मिजाज को जोड़ सकते। मैं जो अहम अहम चीज जो हमेशा हमको कंफ्यूज करते उस चीज को मैंने ला लिया है, और हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह अपन एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले टॉपिक हम बात करेंगे पीडियाट्रिक के ताल्लुक से, पीडियाट्रिक हाउ टू मैनेज और पीडियाट्रिक की कंसेप्ट क्या है यूनानी में, क्योंकि मॉडर्न में पीडियाट्रिक का कोई कंसेप्ट ही नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई उसूल नहीं। हम यूनानी की प्रिंसिपल यानी उसकी उसूल और उसकी हर चीज के बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे। और आइंदा हम एक एक सब्जेक्ट के वाइज डिस्कस करेंगे, लेकिन हर क्लास के अंदर हम मिजाज को एक एक टॉपिक को वाजिब तौर पर डिस्कस करते जाएंगे, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ये आपके लिए नहीं मेरे लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ मेरी इल्म बढ़ता है, क्योंकि इल्म बांटने से ही बढ़ता है। तो थैंक यू वेरी मच, ये मौका और ये जो पल जो आप लोग ने दिया सुनने की, ताकि मेरा भी इल्म बढ़े, तो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। बोलना है? थैंक यू जीनत। हेलो, हाँ बोलिए, पूछिए, आवाज आ रही है, पूछिए। सर ये पूछना चाह रहे थे कि एक तबीब जो है एक रिसर्चर भी है, जीनत और अगर वो क्लिनिक में बैठता है और उसका कुछ मुझे आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो सर, हेलो